बांग्लादेश में एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ हुई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की टीम में उसका जो इंफॉर्मेशन एडवाइज़र नाहिद इस्लाम था, उसने टीम छोड़कर एक नेशनल सिटीज़न पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। इस पार्टी के क्या मायने हैं, भारत इस समय किन गतिविधियों पर काम कर रहा है बांग्लादेश में, आज के इस वीडियो पे इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ जानने की आवश्यकता ये है कि मोहम्मद यूनुस दिन प्रतिदिन आइसोलेट हो रहा है। आइसोलेट इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बात तो उसको लाने वाले और कोई नहीं बल्कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लिंटन फाउंडेशन के साथ, ओबामा के साथ मिलकर अपना एक पुराना नर्चर्ड एसेट जिसको यूएस एड की मदद से मैन्युफैक्चर किया गया था, उसको पहली बात तो इन्होंने बांग्लादेश में लाकर बिठाया। दूसरी बात यह है कि पूरे विश्व में अब एक पॉइंट जो भारत ने एक इंफॉर्मेशन वॉर के तहत हर एक देश में ये बात पहुंचा दी है कि बांग्लादेश में एक चुनिंदा सरकार, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए प्रधानमंत्री, एक चुने हुए हेड ऑफ द स्टेट को भगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेख हसीना को भगाने के बाद एक तानाशाह को वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप आया तब से बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड को भी बंद किया, और यूएस एड के साथ साथ उसने किसी भी प्रकार की जो आर्थिक मदद थी जो बांग्लादेश को पहुंचाई जा रही थी, मोहम्मद यूनुस को पहुंचाई जा रही थी, वो भी बंद कर दी। तो जैसे ही मोहम्मद यूनुस के टैप्स और जैसे ही उसके फाइनेंशियल नलके जो अमेरिका से थे वो बंद हुए, तो इंस्टेंटली वो स्पेस चाइना ने कैप्चर करी। 2024 के लगभग दिसंबर के महीने में चाइना ने फुल फ्लेजेडली ये बात का निर्णय लिया कि मोहम्मद यूनुस को रन हम करेंगे। और इसको रन करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर चाइना का अभी तक आर्थिक इंटरेस्ट रहा था, चाइना का किसी भी प्रकार से बांग्लादेश के गवर्नेंस के अंदर किसी प्रकार की कोई ठोस नहीं थी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद ली। जनवरी 2025 में इसी कारण से चाइना ने पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ को भी बोला कि आप जाइए, आप जाकर वहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस को हम रन कर सकते हैं, उसको हम नर्चर कर सकते हैं, और जो अमेरिका ने स्पेस हमारे लिए छोड़ी है उसको कैप्चर करके मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं कि वो डटा रहे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जनवरी के अंत आते आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लान का खुलासा करते हुए ये बात बोली कि अब हम चाइना पे टैरिफ्स लगाएंगे और चाइना के ऊपर एक टैरिफ वॉर शुरू करेंगे। चाइना ने तुरंत जो है उसी समय अपना बांग्लादेश से पहली बात तो पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो वो गतिविधियों को सपोर्ट और स्पॉन्सर कर रहा था, चाइना को एक चीज़ समझ आ गई कि इसको लॉन्ग रन में अब मैं नर्चर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले ट्रंप को टैकल करना है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूनुस को अगर कोई नर्चर करके रन करने वाला व्यक्ति रह गया था तो वो केवल एक, यानी कि पाकिस्तान था। अब दिक्कत पाकिस्तान के साथ क्या थी कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के अंदर कोई बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके पास नहीं है। आज की डेट में अगर पाकिस्तान को किसी भी व्यक्ति से समर्थन मिलता है बांग्लादेश में, तो एक तो वो मोहम्मद यूनुस है, और दूसरा वहाँ पर जमाते इस्लामी है, और तीसरी है अंसारुल्लाह बंगला टीम। तो अंसारुल्लाह बंगला टीम, जमाते इस्लामी और मोहम्मद यूनुस, ये तीनों मिलकर अगर एक प्रकार से एकजुट भी हो जाए तो पहली बात तो ये पाकिस्तान के एजेंडा को नहीं चला पाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का समर्थन करने वाला एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसका नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया था। उन्होंने सोचा था कि मोहम्मद यूनुस एक केयरटेकर लेवल पर आएगा, केयरटेकर लेवल पर आके ये व्यक्ति जो है आने वाले समय में चुनाव कराएगा, और जैसे ही ये चुनाव होंगे तो बीएनपी को ये एक आशा थी कि चुनाव होते ही वो बेसिकली चुनाव को क्लीन स्वीप कर जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये थी कि मोहम्मद यूनुस को ये लगता था कि कमला हैरिस जीत जाएगी। कमला हैरिस यदि जीत जाती तो मोहम्मद यूनुस को नर्चर करके सपोर्ट करने में अमेरिका का पूरा हाथ रहता। अब मोहम्मद यूनुस को ये बात तो पता है कि भाई, क्योंकि अमेरिका में अब रेजीम बदल चुका है, अमेरिका में जो है इस समय डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप कतई ही किसी भी प्रकार से मोहम्मद यूनुस को टॉलरेट करना नहीं चाहता है। तो दिक्कत ये है कि मोहम्मद यूनुस ने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन बना लिए हैं। पहली बात तो मोहम्मद यूनुस ने जो लास्ट ईयर स्टूडेंट मूवमेंट को मैन्युफैक्चर करके शेख हसीना को रिमूव करवाया था, उसी स्टूडेंट को आज की डेट में वो पॉलिटिकल लेवल पर देख रहा है। अब मोहम्मद यूनुस ने पिछले 2 महीने में, जनवरी फरवरी में, कुछ बड़े अजीब प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। 2 स्टेटमेंट गौर करने वाले हैं। पहली स्टेटमेंट वो ये कहता है कि हमें बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म करने हैं। एक ऐसा समय बांग्लादेश में जहाँ पर अभी एक चुनिंदा सरकार भी नहीं है, एक केयरटेकर सरकार पहली बात तो किस मॉरल राइट से इलेक्शन रिफॉर्म कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इशू मोरालिटी का नहीं, इशू ये है कि आफ्टर ऑल मोहम्मद यूनुस क्यों आज की डेट में ये कह रहा है कि हमें चुनावी रिफॉर्म करने हैं। उसका रीज़न ये है कि वो वोटिंग राइट्स जो हैं वो इनलार्ज करना चाहता है।
कहने का मूल रूप से मकसद मेरा ये है कि आज की डेट में 18 आयु से अधिक व्यक्ति जो है, जिसकी भी आयु 18 से ऊपर है, बांग्लादेश में पहली बात तो वो वोटिंग राइट के लिए एलिजिबल है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर मोहम्मद यूनुस के साथ शेख हसीना को बेसिकली हटाने में लगे थे, तो शेख हसीना को हटाने वाले उन सारे स्टूडेंट्स को आज की डेट में वो पॉलिटिकल लेवल पर देख रहा है। तो आज की डेट में इस इलेक्शन रिफॉर्म को एक्सप्लेन करते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि सबसे पहले मैं चाहता हूं कि 18 से लेकर ये आयु 17 की जाए। अब जैसे ही मान लीजिए अगर आयु 17 कर दी जाएगी तो बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे वोटिंग राइट्स के लिए, और ये सारे लोग वो होंगे जो पहली बात तो एक प्रकार से कुछ ना कहीं, ये तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मोहम्मद यूनुस से जुड़े हुए थे, और ये सारा लोग का जो बड़ा सा ब्लॉक है ये सारे इनमास वोटिंग करेंगे किसके फेवर में, मोहम्मद यूनुस के। इससे नुकसान किसको होगा, बीएनपी का। तो बीएनपी आज की डेट में पहली बात तो दिन प्रतिदिन फ्रस्ट्रेट हो रही है मोहम्मद यूनुस को लेके, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को नर्चर करने के चक्कर में बीएनपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा है, और बीएनपी को ये लग रहा है कि जितना ज़्यादा चुनाव डिले होगा उतना लॉस हमें होगा। अब सवाल उठता है कि बीएनपी के ऊपर लॉस क्यों होगा। बीएनपी के ऊपर लॉस इस कारण से होगा क्योंकि बीएनपी इस समय लोगों के प्रतीक जा जाकर एक मैसेज कम्युनिकेट कर रही है कि आप हमें समर्थन दीजिए, और लोग बीएनपी को इन रिटर्न कह रहे हैं कि हम आपको समर्थन देंगे लेकिन आप जल्द से जल्द चुनाव करवाइए, क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक परिस्थिति खराब है। बांग्लादेश इस समय किसी भी प्रकार से ना इकोनॉमी पे फोकस कर पा रहा है, ना ट्रेड पे फोकस कर पा रहा है, ना एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर पा रहा है। अब जितना बीएनपी के ऊपर दबाव है, ये दबाव बीएनपी किस पे डाल रही है, ये मोहम्मद यूनुस पे डाल रही है। तो मोहम्मद यूनुस को बार बार बोला जा रहा है कि भाई आप चुनाव करवाइए, लेकिन मोहम्मद यूनुस चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में बीएनपी के समर्थक जो थे, जिसमें से नाहिद इस्लाम नामक एक व्यक्ति भी था, नाहिद इस्लाम भूलने की बात नहीं कि ये वही व्यक्ति है जिसने लास्ट ईयर मोहम्मद यूनुस के बिहाफ पर भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था, लेकिन इन सारे लोगों के अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस थे। अब दिक्कत ये है कि अगर मोहम्मद यूनुस अपनी लॉन्ग रन में एक रणनीति के तहत पार्टी बनाएगा तो पहली बात तो वो वोट डैमेज करेगा बीएनपी का। तो इस मोमेंट पर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके देख रही है वहाँ पर कि बांग्लादेश में अगर ऐसी परिस्थिति ही पैदा होने जा रही है तो क्यों ना फिर यहाँ पर इस प्रकार का गेम खेला जाए कि वोट्स इतने स्प्लिट हो जाएं कि किसी भी तरीके से किसी को भी मेजॉरिटी ना मिले, और यदि किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में शेख हसीना के थ्रू अवामी लीग को रिसियोरेक्ट करने का एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात को गौर करके समझिए, इस मोमेंट पर बीएनपी जो एक ऐसी पार्टी थी जो कि आज तक हमेशा से भारत के खिलाफ रही है, और भारत ने भी कभी बीएनपी को नर्चर करके भाव नहीं दिया है, आज की डेट में वो भी घुटने टेक बैठी है। सबसे बड़ा सवाल ये ज़रूर उठता है कि भारत को क्या बीएनपी को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर इस समय की परिस्थिति तो ऐसी है कि यहाँ पर ये इंश्योर करना ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बीएनपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस को हटाया जाए। तो मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए हो क्या रहा है कि बीएनपी ने पिछले 2 महीने से एक बैक चैनल डिप्लोमेटिक लेवल पर डायलॉग भारत के साथ खोल के रखा हुआ है। अब ये जो बैक चैनल डिप्लोमेटिक डायलॉग है, जिसके तहत भारत और बीएनपी चुपके से गुप्त लेवल पर एंगेज कर रहे हैं, भारत ने कुछ 2-3 चीज़ें बीएनपी को पहली बात तो बोल दी हैं। भारत ने ये बात बोल दी है बीएनपी को कि देखिए, आप अगर हमारे साथ एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर आप भी जानते हैं आपने भारत के लिए क्या किया है और भारत के खिलाफ क्या क्या किया है, पहली बात तो आपको अपना रवैया भारत को लेकर पूरा बदलना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे ही भारत ने बीएनपी को ये बात बोली, भारत ने बीएनपी को 2 चीज़ें और बोली। भारत ने कहा कि देखिए, हमारे पास आज की डेट में 2002 से 2006 जब बीएनपी की सरकार थी बांग्लादेश के अंदर, तो उस समय के पूरे रिकॉर्ड्स हैं, और उन रिकॉर्ड्स को अगर हम जांचें और पड़तालें तो एक चीज़ बिल्कुल तय हो जाती है। आप उस समय बीएनपी की सरकार के तहत एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे, और वो बांग्लादेश की सरकार कम और बेसिकली बिहार की सरकार ज़्यादा लग रही थी। तो इस प्रकार से हमने उनको ये पॉइंट पहले ही बोल दिया कि ये जो एक्सटॉर्शन रैकेट हफ्ता फिरौती का काम आप करा करते थे उस समय, इसका पूरा पहली बात तो कच्चा चिट्टा हमारे पास है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस समय बीएनपी को ये बात भी बोल दी है कि आपने जो 2005-06 में उल्फा जो है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो उस समय असम घाटी में लड़ रही थी, उसको बेसिकली चिटागोंग के थ्रू जो आपने पाकिस्तान की आईएसआई के तहत आर्म्स पहुंचाने की कोशिश की थी, भारत के पास आज की डेट में वो सारे ट्रांसक्रिप्ट्स और रिकॉर्ड्स हैं। अब तीसरा पॉइंट भारत ने क्या बोला? तीसरा पॉइंट भारत ने ये बोला कि पिछले साल जब शेख हसीना को हटाया गया था, उसके बाद से लेके आज तक जो आपने भारत के हिंदू नागरिक जो रहते हैं, और ख़ास करके जो बांग्लादेश के अंदर सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, इन सारे लोगों के ऊपर जो आपने अत्याचार किए हैं, हमने वो भी डॉक्यूमेंट करवा लिए हैं। हमने वो डॉक्यूमेंट करवाए कैसे हैं? एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये जो हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की
एजेंसी है, इसने अभी जनवरी 2025 में एक 104 पेजेस की रिपोर्ट निकाली है। 104 पन्ने की इस रिपोर्ट के अगर हम पेज नंबर 52, 55, 56 और 62 पढ़ें तो ये 4 अलग अलग पेजेस पे, पेज 52, 55, 56 और 62, इन 4 पेजेस पे ये बात क्लियर कट डॉक्यूमेंटेड है कि किस प्रकार से बीएनपी के काडर्स ने समर्थन दिया था हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए। तो भारत की जो रणनीति है इस समय आपको समझने की आवश्यकता है कि ये 3 पॉइंट रणनीति है बीएनपी से बात करने की। हमने बीएनपी को बोल दिया है कि आपका एक्सटॉर्शन रैकेट, आपका उल्फा को आर्म्स देना, और तीसरा ये यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट, ये तीनों की तीनों रिपोर्ट्स अभी हमारे पास हैं। और अगर यानी आने वाले समय में आपने किसी भी प्रकार की गतिविधि इस प्रकार से अंजाम दी कि जिसके तहत आपने भारत के खिलाफ कोई भी हरकत करी, तो ये मत भूलिएगा पहली बात तो कि ये हमारे पास एक कंक्लूसिव एविडेंस है जिसके तहत हम आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बदनामी करवाएंगे कि फिर आप सोच नहीं पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत ने बीएनपी को ये बात बोल दी है कि देखिए इस समय हम अपने पार्लियामेंट में आने वाले समय में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लेके आने वाले हैं। इस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के तहत हमने बांग्लादेशी जो इस समय पूरे भारत में रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके सबसे पहले उखाड़ के आपके पास वापस भेज देना है। अगर आपके यहाँ पर बांग्लादेशी पहली बात तो आ गए तो ये सोच लीजिएगा कि जो डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग बांग्लादेश में होगी और जो ये डिपोर्टेड लोग आएंगे ये किस प्रकार से गतिविधियाँ वहाँ आपके खिलाफ करेंगे ये फिर आप ही आगे संभालिएगा। चौथी सबसे बड़ी बात भारत ने क्या बोली, चौथी सबसे बड़ी बात भारत ने ये बोली कि देखिए अगर आप इस समय भारत के जो रेड लाइन्स हैं उनको रिगार्ड करके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मजबूरन हमारे को ऐसी भी परिस्थितियां क्रिएट करनी पड़ेंगी कि जहां पर आप खुद भी वीकन हो। इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि नाहिद इस्लाम, इसने जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी बनाई है, इसकी पार्टी बनने के बाद इसने 2 बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करे हैं। 2 अनाउंसमेंट जो इसने करे हैं, सबसे पहला इसने कहा है कि भाई भारत के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर हम रिश्तों को बिल्कुल अच्छे रखेंगे, गौर करने वाली बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसने ये बोला है कि हमारा उद्देश्य जो है एज अ नेशनल सिटीजन पार्टी के तहत वो ये है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को हम वापस से ठीक करें। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स किसने लिखकर कहाँ भेजे हैं और कौन बोल रहा है, एक समझदार व्यक्ति को सिर्फ इशारा काफ़ी है। बाकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़, आने वाले समय में बांग्लादेश इस समय थोड़ा सा और वोलेटाइल होगा क्योंकि इस समय अंसारुल बांग्ला टीम, हिजबुत तहरीर, जमाते इस्लामी, मोहम्मद यूनुस, ये चारों एकजुट होंगे। आईएसआई कोशिश ज़रूर करेगी कि इन चारों को मिलकर एक काइंड ऑफ एक ग्रुप बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएनपी जो है वो इस समय पूरी कोशिश करेगी एक लेजिटिमेट एक्टर बनने की, और बीएनपी के ऊपर भी दबाव डालने के लिए, चाहे वो नाहिद इस्लाम हो एक जगह पर या भारत की जो मैंने आपको इस वीडियो के तहत रेड लाइन्स बताई, ये सारी की सारी बीएनपी के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स हैं। आने वाले समय में बांग्लादेश में और क्या गतिविधियां होती हैं, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट करूंगा। आई होप लेकिन इस वीडियो से आपको एक समझदार को जो इशारा काफ़ी है वो चीज़ समझ आ गई। धन्यवाद।